नमस्कार। हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। इस प्रोग्राम में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप हमें फ़ोन करके किसी भी प्रकार की कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े नियमों की जानकारी देंगे। इस रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। अगर आप चाहें, आपका कोई सवाल हो तो आप भी हमें फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-6127-937, 0120-6127-938। आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चलते हैं नवीन पांडे जी की तरफ। सर, पेंशन के आखिर पेंशनर्स के अधिकार क्या हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जो कि सेवानिवृत्त व्यक्ति होते हैं, यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उन्हें पेंशन का अधिकार होता है। जो पेंशन का अधिकार है, ये किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए एक नियमित आय का स्रोत होता है, जो कि सामाजिक सुरक्षा का उपाय है। पेंशन का अधिकार सरकार के द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है। पेंशन का भुगतान जो है सरकार के विवेक पर या किसी दया धर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है। इसमें जो शामिल होते हैं, एक तो ये निश्चित आय का स्रोत बनता है, जो कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए नियमित आय प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक सुरक्षा मिलती है। जो पेंशन है, ये इसका भुगतान सरकार के द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार किया जाता है। जी। सामाजिक न्याय के तौर पर भी इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जो भी पेंशनधारी व्यक्ति होते हैं, तो जो पेंशन की राशि उन्हें प्राप्त होती है, उससे उन्हें काफी हद तक आर्थिक सहायता मिलती है, जिसके सहारे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। इसको अगर और एक तरीके से देखा जाए, तो ये भी कहा जा सकता है कि पेंशन जो है किसी भी कर्मचारी द्वारा जो पूर्व में उसके जो गोल्डन ईयर्स रहे हैं, जो उसने व्यतीत किए हैं सरकार की सेवा में, तो उसके लिए ये भी कहा जा सकता है पेंशन जो है उसका पुरस्कार है या इनाम। हालांकि पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि एक न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है। जब तक उस निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि को पूर्ण नहीं कर लेता है कोई भी कर्मचारी, तब तक वो पेंशन प्राप्त करने का अधिकार उसे नहीं मिलता है। तो पेंशन प्राप्त करने के लिए या तो पूरी सेवा जो है, जितने साल का जो रिटायरमेंट एज है, या तो रिटायरमेंट एज तक सेवा प्रदान किया हुआ होना चाहिए, या फिर यदि रिटायरमेंट एज से पहले कोई अर्ली रिटायरमेंट ले रहा है या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसके लिए जो न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है, वो पूरी की हुई होनी चाहिए। जी सर। पेंशन के अधिकार में ये भी शामिल है कि जब सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में व्यक्ति के परिवार को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। जैसे पत्नी को होता है, नाबालिग बच्चों को होता है, कई स्थितियों में माँ बाप को भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी के साथ में जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, तो और पेंशन शुरू होने से पहले उस व्यक्ति के पास में यह अधिकार भी होता है कि पेंशन के एक हिस्से को वो एक साथ एक मुश्त रकम के तौर पर भी प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ साथ यदि सेवा के दौरान कर्मचारी के पास में काफी छुट्टियां बची हुई हैं जिसका उपयोग नहीं किया गया हो, तो उस छुट्टियों का नकदीकरण करके
जो बची हुई छुट्टियां हैं उसके बदले में भी पैसे जो है वो लिए जा सकते हैं पेंशन के साथ में। जी सर, तो ये तो ये बात हो सारे गई। जी नियम लागू होते हैं। जी जी। जी सर, ये तो बात हो गई पेंशनर्स के अधिकार के बारे में। अगर हम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट की बात करें तो हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं कि ये पीएफआरडी एक्ट आखिर है क्या और इसमें क्या क्या आता है। जरूर। देखिए, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है, ये सन 2013 में 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। ये अधिनियम जो है ये पेंशन फंड्स के विनियमन और उनके विकास के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य जो थे वो थे कि जो भी ग्राहक हैं इसके, है ना, उसके हितों की रक्षा की जाए, पेंशन योजनाओं को बढ़ावा देना और वृद्धावस्था में आय सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन होता है और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। एक विनियामक निकाय के तौर पर जो कि जितने भी पेंशन फंड्स हैं उनको रेगुलेट करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी संस्थान या संगठनों के कर्मचारियों द्वारा जो नेशनल पेंशन स्कीम में सब्सक्रिप्शन लिया गया है, जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, उसके तहत उसका विनियमन भी करता है। साथ ही साथ नेशनल पेंशन स्कीम की स्थापना, है ना, और उसके विनियमन के लिए भी इसको जिम्मेदार बनाया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम की यदि बात करें तो ये आज के समय में एक बहुत ही लोकप्रिय सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसमें अधिकतर कर्मचारी जो है निवेश करना पसंद करते हैं। तो पीएफआरडीए के ये कार्य है प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम्स और इस तरह के जो अन्य रिटायरमेंट से संबंधित वित्तीय योजनाएं हैं उनका विनियमन और उनका विकास। जी सर, और अगर पेंशन से रिलेटेड दावों या शिकायतों की बात की जाए तो सिविल कोड को क्या पेंशन या इस तरह के दावों का संज्ञान लेने का अधिकार है, और अगर नहीं है तो पेंशन और पीएफ से जुड़ी शिकायतें आखिर कहाँ कानूनी तौर पर निवारण की जा सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ग्रीवेंसेस ज्यादातर कर्मचारियों के किसी न किसी स्टेज पर आते ही हैं। तो इस वजह से ये सवाल बहुत ही दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आमतौर पर यदि बात करें तो जितनी भी सिविल अदालतें हैं उनको पेंशन या भविष्य निधि से संबंधित दावों पर सीधे संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ विशेष सिचुएशंस ही ऐसे हैं जहां पर संज्ञान लिया जा सकता है, नहीं तो आमतौर पर सिविल अदालतों को यह अधिकार नहीं होता है कि वो संज्ञान। इन मामलों के लिए जो यदि कोई दावा है या किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है या किसी भी प्रकार की शिकायत है तो उनका निपटान करने के लिए अलग से जो है विशिष्ट प्रशासनिक और कानूनी तंत्र की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से इनका निपटान किया जाता है। जैसे कि यदि पेंशन दावों की बात करें तो पेंशनर्स पोर्टल, है ना, पेंशनर्स पोर्टल के ऊपर शिकायत दायर करने की व्यवस्था की गई है। तो जितने भी पेंशन भोगी हैं वो पेंशनर्स पोर्टल पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहीं से उनके लिए जो है उसका समाधान किया जाएगा। ये प्राथमिक मंच है किसी भी पेंशन से संबंधित असुविधा या ग्रीवेंस की। जी सर, अभी आपने बात कही न्यू पेंशन स्कीम की बात हम कर रहे थे, तो अब हम अगर बढ़ते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की तरफ जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। तब से लेकर अब तक ये स्कीम काफ़ी भरोसेमंद हो चुकी है और इसमें एम्प्लॉयज़ अपना शेयर भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्कीम का लाभ आखिर कर्मचारियों को कैसे मिलता है, इसके बारे में बताएं, और कर्मचारियों को कितना योगदान करना पड़ता है इसमें? देखिए, ईपीएफ जो है एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो कि कर्मचारियों को उनके
कामकाजी जीवन के दौरान बचत करने और सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती जी है। ये योजना जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत शासित होता है। जी अब इसमें योगदान की यदि बात करें तो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में अपना अपना योगदान देना होता है, जो कि कर्मचारी के मूल वेतन का महंगाई भत्ते और प्रतिधारण भत्ते यदि लागू है तो इन सबके टोटल का 12% जो है वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जमा करना होता है। ये कर्मचारी का योगदान होता है। जी सर जी साथ ही साथ नियोक्ता के लिए भी ये नियम है कि नियोक्ता को भी 12% का योगदान देना पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे भी विशेष मामले होते हैं जहां पर नियोक्ता 12% से कम ही उसका योगदान हो सकता है। अब यदि कोई संस्थान ईपीएफ की सुविधा नहीं देती है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं दे रही है कर्मचारी को, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संपर्क कर सकते हैं और वहीं पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है वो मामले की जांच करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा, है ना। और जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लाभ हैं उनको जो है कर्मचारी को दिलाने में मदद कर सकता है ईपीएफ। जी सर, और इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी कि अगर पीएफ खाता खोलने पर क्या बीमा की भी सुविधा मिलती है, इंश्योरेंस की भी सुविधा दी जाती है कर्मचारियों को? जी देखिए, जब भी कोई कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलता है तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट के साथ में कर्मचारी को ईडीएलआई यानी कि कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा, ये एक बीमा प्रदान की जाती है। ये एक योजना है जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तरफ से चलाया जाता है उन सभी मेंबर्स के लिए जिन्होंने इस निधि में मेंबरशिप ले रखी है और अपना योगदान दे रहे हैं। यह बीमा किसी भी सदस्य को, है ना, और उसकी ओर से मतलब सदस्य से कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाता है। ये मुफ्त बीमा होती है बिना किसी प्रीमियम के, और जो सदस्य होते हैं उनको 7 लाख रुपए तक का मृत्यु लाभ प्रदान इस बीमा के तहत किया जाता है। जो बीमा राशि की गणना होती है वो मृत सदस्य के जो मृत्यु से 12 महीने पहले, मतलब अंतिम 12 महीनों में जो भी औसत मासिक आय रही हो, जो मासिक वेतन रहा हो, उसके आधार पर बीमा राशि की गणना की जाती है। अब इसके लिए शर्त यह है कि सेवा के दौरान कर्मचारी की जो मृत्यु की स्थिति होती है, यदि जिस समय वो एम्प्लॉयमेंट में है और एम्प्लॉयमेंट के दौरान यदि मृत्यु होती है तब ये बीमा लागू होता है। इसको विड्रॉ करने के लिए जब भी किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो डेथ होने पर जो है इंश्योरेंस अमाउंट उसके जो भी नॉमिनीज हैं उनको दे दिया जाता है। इसके साथ साथ बोनस का भी प्रावधान है इसमें, जो कि 1.5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त बोनस मिल सकता है इस बीमा में, जिसको 18 अप्रैल 2021 के बाद से 1.5 लाख से बढ़ा करके 1,75,000 किया जा चुका है। पहले 1.5 लाख रुपए था बोनस राशि, अब 1,75,000 किया जाए। जी सर, इंश्योरेंस कवर में हमने डेथ की तो बात कर ली है, क्या इसमें मतलब और भी कवर्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल कवर, अगर किसी एम्प्लॉय का कहीं एक्सीडेंट हो जाए या फिर मैन्युफैक्चरिंग जॉब में एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में भी क्या कवरेज मिलती है या अन्य क्या लाभ होते हैं इंश्योरेंस से कर्मचारियों को? देखिए, ये जो इंश्योरेंस है, ईडीएलआई जो इंश्योरेंस है, ये सिर्फ डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करता है ना। जो अदर बेनिफिट्स हैं जैसे एक्सीडेंट हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए, उसके लिए अलग से इंश्योरेंस का प्रावधान, यदि उसमें सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी या अदर जो क्लेम्स है उसमें वहां पर इंश्योरेंस का लाभ दिया जाए।
तो ये क्लियर है कि ईपीएफ के साथ में जो इंश्योरेंस मिलता है उसमें सिर्फ डेथ ही कवर होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ चाहिए, उसके अलावा कोई और कवर चाहिए, तो आपको अलग से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सर हम आगे बढ़ते हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद हम टैक्स की बात करें तो इसमें निवेश से आखिर टैक्स धारकों को किस तरह की रियायतें मिलती हैं, अगर हम उस पर एक नज़र डालें तो? देखिए, सबसे पहला तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में इसके तहत जो भी निवेश पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जी या फिर जीवन बीमा की पॉलिसी हो या होम लोन की किस्तें यदि रिटायर्ड व्यक्ति चुका रहा है या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में योगदान, इस प्रकार के जो भी निवेश होते हैं इस पर जो है डिडक्शन का लाभ मिल सकता है। जी सर। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर ही कटौती का दावा किया जा सकता है। जी। यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए तक निवेश कर रहा है इन स्कीम्स में, तो पूरे 2 लाख रुपए की कटौती उसे नहीं मिलेगी, सिर्फ 1.5 लाख तक की राशि पर ही जो है उसको टैक्स से छूट मिलेगा, बाकी के 50,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से कुछ पेंशन योजनाएं हैं जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना, इनमें भी टैक्स लाभ मिलता है, इस पर भी टैक्स में रिबेट मिलता है। नई टैक्स व्यवस्था की यदि हम बात करें तो नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो सेक्शन 87A के तहत टैक्स में भी रिबेट मिलता है। इसी प्रकार से जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, है ना, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के अलावा अन्य भी कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे कि जीवन बीमा, चिकित्सा योजनाएं, उस पर भी जो है इनको बेनिफिट्स दी जाती है। पीपीएफ जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय बचत योजना है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% की ब्याज दर से प्रदान की जाती है। पीपीएफ अकाउंट में भी जो है 1.5 लाख रुपए तक का निवेश जो किया जा सकता है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की यदि बात करें तो ये भी एक सरकारी बचत योजना है जिस पर 6.8% की ब्याज दर प्रदान की जाती है। इसमें भी निवेश करने पर टैक्स कटौती का लाभ लिया जा सकता है। इसी प्रकार से जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की बात करें, ये म्यूचुअल फंड स्कीम होता है जिसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता है, और इसमें यदि निवेश किया जाए तो भी जो इनकम टैक्स है उसमें रिबेट क्लेम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जो कि मोस्टली 60 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों के लिए है, उसमें यदि निवेश करते हैं तो 8.2% का ब्याज जो है उसमें प्रदान किया जाता है, और इसमें 15 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है, जिस पर टैक्स में रिबेट मिल सकता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से सभी जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ नवीन पांडे जी, जो कि अधिवक्ता हैं और हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, वो जुड़े थे और वो आज आपको रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े नियमों की जानकारी दे रहे थे। आप भी चाहें तो आप इस हमारे शो से जुड़ सकते हैं, हमारी फ़ोन लाइन्स पे कॉल करके आप हमसे किसी भी तरह की सलाह ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।